हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। हमने पिछले ही टॉपिक में डिस्कस किया था सोवियत यूनियन के कौन-कौन से फीचर्स थे, सोवियत सिस्टम कैसे वर्क किया करता था, ये सब हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि सोवियत सिस्टम जो है वो सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, जहां पे हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि गवर्नमेंट लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए। हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट से। तो वही सिस्टम, वही आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रखी थी सोवियत यूनियन ने। और यूएसए जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो किया करता था, जहां पे लोगों को राइट्स दिए जाते थे, फ्रीडम दी जाती थी, साथ ही साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने के भी अधिकार है लोगों को कैपिटलिज्म में। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और उसी टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर कहा गया। अब आज के वीडियो में हम सोवियत यूनियन के जो मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लीडरशिप वाज मेनली इन द हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। हमने ये भी देखा था कि वहां पे सोवियत यूनियन में सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर सकती थी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही लीडरशिप हैंडल किया करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी से ही लीडर इलेक्ट हुआ करते थे, गवर्नमेंट बना करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर्स जो हैं वो गवर्नमेंट बनाया करते थे सोवियत यूनियन में। सबसे पहले है व्लादिमीर लेनिन, जिनका टाइमलाइन कब से कब तक का रहा, 1917 से 1924 तक इन्होंने रूल किया सोवियत यूनियन पे। इनकी गवर्नमेंट थी इनके लीडरशिप में। फाउंडर ऑफ द सोवियत यूनियन, व्लादिमीर लेनिन जो है इन्हें फाउंडर कहा जाता है सोवियत यूनियन का, क्योंकि इन्होंने ही सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश करवाया। इन्होंने ही, व्लादिमीर लेनिन ने ही सोशलिज्म को अडॉप्ट करा। लेड द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जब सार रेजिम को हटा करके हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, तो वो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसे किसने लीड किया था, उसके लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन की ही वजह से सोशलिज्म आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई सोवियत यूनियन में। और उसके बाद 1922 में जाकर के एट द एंड हम लोगों ने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया, डिफरेंट कंट्रीज के अग्रीमेंट के थ्रू ट्रीटी साइन की गई। उसके बाद जाकर के जो सोवियत यूनियन है वो हमने एस्टैब्लिश किया। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, जिसे हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसे लीड किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने। और इसी टाइम पीरियड पे जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उसे अडॉप्ट किया सोवियत यूनियन ने। बिलीव्ड इन एंडिंग कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब व्लादिमीर लेनिन का क्या कहना था कि हमें कैपिटलिज्म को खत्म करना है। कैपिटलिज्म जो यूएसए फॉलो किया करता था, ये आइडियोलॉजी यूएसए की थी कैपिटलिज्म, इसको खत्म करना था व्लादिमीर लेनिन को। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, स्पेशली इकोनॉमी जो है उसके बेसिस पे, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, तो उसे खत्म करने की डिमांड करी व्लादिमीर लेनिन ने। और व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि प्राइवेट ओनरशिप जो है उसे भी खत्म किया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पुअर हो, उनके पास प्रॉपर्टी ही ना हो, उन लोगों को सफर करना पड़ रहा हो। और ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी सेक्शन जो है, यानी कि जो रिच सेक्शन है, वो सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करें। तो इस सिस्टम को, कैपिटलिस्ट सिस्टम को वो खत्म करना चाहते थे पूरी तरह से। कौन? व्लादिमीर लेनिन। सेकेंड लीडर है जोसेफ स्टालिन। 1924 से 1953 तक इनकी लीडरशिप हमें देखने को मिली सोवियत यूनियन में। और व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद ही जाकर के जोसेफ स्टालिन पावर में आए, यानी कि पूरी लाइफ टाइम तक के लिए लीडरशिप हुआ करती थी। तो व्लादिमीर लेनिन की जब डेथ हुई 1924 में, उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो हैं वो पावर में आए। इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जोसेफ स्टालिन क्या चाहते थे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, यानी कि गवर्नमेंट जो है अच्छे से प्लान वे में पॉलिसीज वगैरह बनाए। तो गवर्नमेंट जो है वो सही से प्लानिंग करके अच्छी तरह से सही लॉज एंड पॉलिसीज बनाए, जहां पे हम कैपिटलिज्म को खत्म करने की कोशिश करें और सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। तो ऐसी प्लानिंग के लिए जोसेफ स्टालिन ने फोकस किया। और साथ ही साथ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कलेक्टिव एग्रीकल्चर हम देखते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग, उसको प्रमोट किया जोसेफ स्टालिन ने। यानी कि डिफरेंट पीपल जो है वो अपने रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूज करें, सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे की फील्ड्स पे काम करें और एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन करें। तो उसे कहा गया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता था वो भी इक्वली किया जाता था अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। तो ये कौन मेन इस पे किसका फोकस रहा? जोसेफ स्टालिन का। played a key role in defeating Nazi Germany in World War II। जोसेफ स्टालिन जो है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी जो है उसे खत्म करा, उसे हराया, डिफीट किया। तो जोसेफ स्टालिन जो है अब
वर्ल्ड वॉर 2 में दो मेन पावर ग्रुप्स थे हमारे, एक्सेस पावर्स थी और अलाइड पावर्स थी। और यहाँ पे डिफीट किसकी हुई थी? एक्सेस पावर्स की, जहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान थे। तो यहाँ पे जो एक्सेस पावर्स हैं उसको हराने के लिए किसने काम किया? जोसेफ स्टालिन ने। जो अलाइड पावर्स है उसमें यूएसए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, ये दोनों एक साथ थे अलाइड पावर्स में, और इन्होंने मिल करके जो नाजी जर्मनी है उसको हराया, डिफीट करा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा? सोवियत यूनियन से जोसेफ स्टालिन का। स्ट्रेंथन द सोवियत मिलिट्री, मिलिट्री पे ज्यादा फोकस किया जोसेफ स्टालिन ने, यानी कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप करी, आर्मी जो है वो मेंटेन करनी स्टार्ट करी, जो वेपन्स वगैरह है वो बनाने स्टार्ट किए जोसेफ स्टालिन ने। निकिता क्रुश्चेव 1953 टू 1964। अब निकिता क्रुश्चेव जो है ये 1953 से 1964 तक पावर में रहे। क्रिटिसाइज्ड स्टालिन्स पॉलिसीज, इन्होंने जो स्टालिन की पॉलिसी है, जोसेफ स्टालिन, उनकी पॉलिसीज को एक तरह से क्रिटिसाइज किया, यानी उसके अगेंस्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए। और यहीं से निकिता क्रुश्चेव के ही बाद से जो यहाँ पे हमें अथॉरिटी देखने को मिल रही थी, जो सोशलिस्ट सिस्टम देखने को मिल रहा था, वो वीक होने लगा निकिता क्रुश्चेव के टाइम पीरियड से। व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया है, और जोसेफ स्टालिन जिन्होंने उसे अपनी पीक तक पहुंचाया है, निकिता क्रुश्चेव जो है इन्होंने स्टालिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सोशल वेलफेयर का या फिर जो कलेक्टिव फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उसे रिजेक्ट किया निकिता क्रुश्चेव ने। Improved relations with the West, अब वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका फॉर एग्जांपल, तो उसके साथ राइवलरी थी यूएसएसआर की। बट इस टाइम पीरियड पे निकिता क्रुश्चेव जो है उन्होंने वेस्ट के साथ रिलेशन सुधारने की कोशिश करी, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ भी उन्होंने कनेक्शंस बनाने की कोशिश करी। रिड्यूस्ड फियर फ्रॉम सोसाइटी, और निकिता क्रुश्चेव चाहते थे कि सोसाइटी में जो डर बना हुआ है, लोग अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उस फियर को निकाला जाए, उस डर को निकाला जाए लोगों के अंदर से, लोगों को कुछ फ्रीडम, कुछ राइट्स दिए जाएं। इसको लेकर के निकिता क्रुश्चेव ने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह बनाई। इन्वॉल्व्ड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 विद द यूएसए। अब निकिता क्रुश्चेव जो है उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उस टाइम पीरियड पे भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हाईएस्ट पीक मानी जाती है जब ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो वो टाइम पीरियड था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। क्यूबा एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो यूएसए के बहुत नजदीक में है, और वहां क्यूबा में यूएसएसआर जो है उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर करके रखे हुए थे, और जब इसकी खबर यूएसए को मिली तब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई कि अगर क्यूबा के साइड से मिसाइल्स आती हैं, न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होती है, तो यूएसए भी अपने तरफ से बैकअप तैयार कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, एटम बॉम्ब्स बना रहा था। और इस टाइप से ऐसी सिचुएशंस रेज हो गई थी कि अगर किसी एक कंट्री ने भी स्टेप लिया, किसी एक कंट्री ने भी न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करी, तो पूरा जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाता न्यूक्लियर वॉर की वजह से। तो न्यूक्लियर वॉर जैसे सिचुएशंस जहां पे क्रिएट हो गई, वो टाइम पीरियड था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड पे जब यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों ने सोच समझ के अच्छे से स्टेप्स लिए, जो यूएसएसआर है उसने जो क्यूबा है वहां से अपने जो वेपन्स हैं उन्हें वापस मंगा लिया, और क्यूबा जो है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट कर चुका था। क्यूबा और यूएसएसआर ये दोनों एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे, और अमेरिका जो है उसने भी एक्सेप्ट किया कि मैं क्यूबा जो है वहां पे उसके सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो इस टाइप से यूएसए के लीडर्स और यूएसएसआर के लीडर्स ने काफी सोच समझ के स्टेप्स लिए, उन्होंने नेगोशिएशंस किए, यानी कि क्यूबा से जो वेपन्स वगैरह है वो यूएसएसआर वापस मंगवा लिए गए, और यूएसए जो है इसने भी टर्की में न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर कर रखे थे, वहां से भी यूएसए ने अपने जो वेपन्स हैं वो दोबारा अपनी साइड यूएसए में मंगवा लिए। तो इस टाइप से ये सिचुएशन एंड हुई। 1962 में ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, जब ऐसी सिचुएशंस बन गई थी कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो मेन जो हमारे हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया वो है व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को भी लीड किया था। फिर जोसेफ स्टालिन जिन्होंने एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन करवाया, यानी कलेक्टिव फार्मिंग पे जोर दिया। इन्होंने नाजी जर्मनी जो है इसे भी हराने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा वर्ल्ड वॉर 2 में, यानी कि जोसेफ स्टालिन जो है उन्होंने एक्सेस पावर्स को हराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। निकिता क्रुश्चेव जो है इन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड से थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली सोवियत सिस्टम में। इस टाइम पीरियड पे जितने हमें यहाँ पे रिजिड सिस्टम देखने को मिल रहा था, उतना रिजिड यहाँ पे देखने को नहीं मिला निकिता क्रुश्चेव के बाद से। इन्होंने स्टालिन की पॉलिसीज को अपोज किया, और जो सोसाइटी में जो राइट्स हैं, फ्रीडम वगैरह है, वो लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व करने में निकिता क्रुश्चेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा।
अब निकिता क्रुश्चेव के बाद आए लियोनिड ब्रेजनेव, जिनका टाइम पीरियड रहा 1964 से 1982। इस टाइम पीरियड तक इनका रूल रहा। 1964 से 1982 तक लियोनिड ब्रेजनेव जो है इन्होंने सोवियत यूनियन पे लीड किया, लीडरशिप इन्होंने संभाली। पीरियड मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, बट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी कि इकोनॉमिक बूस्ट नहीं हुआ, इकोनॉमी वहीं की वहीं रुक गई, यानी कि अब इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो अपनी कंट्री में, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिला, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी। इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग, मिलिट्री स्पेंडिंग यानी कि इन्होंने मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उस पर इन्होंने स्पेंड करना शुरू किया, इन्होंने जो वेपन्स हैं वो बनाने स्टार्ट किए, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी स्टार्ट करी। जैसा कि हमने देखा है आर्म रेस चलती थी किसके बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। अगर यूएसए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता था तो यूएसएसआर भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया करता था, अगर यूएसए एटम बॉम्ब बना रहा है तो यूएसएसआर भी वही करता था। एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करती थी दोनों कंट्रीज अपने वेपन्स के बीच में, कि अगर वॉर हुई तो दोनों के पास इनफ वेपन्स हो उस वॉर में फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। तो मिलिट्री में लियोनिड ब्रेजनेव ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया। स्ट्रेंथन सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में यानी कि जो बाल्कन रीजन वाला जो एरिया है वहां पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। सोवियत यूनियन जो है इसमें डिफरेंट जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन हो रखी थी, जैसा कि हमने देखा है यूक्रेन, बेलारूस और बाल्कन रीजन के दूसरी कंट्रीज भी, ट्रांसकोकेशियन एरिया जो है वो सब हमारे इसमें आया करता था यूनियन सिस्टम में। तो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हमें ईस्टर्न यूरोप में भी देखने को मिला। अब ईस्टर्न यूरोप में हमारे सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म को फॉलो किया जा रहा था। तो यूरोप में भी एक तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच में भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका रूल रहा 1985 से 1991 के बीच में, लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर थे। रिड्यूस्ड कोल्ड वॉर टेंशंस विद यूएसए, अब इन्होंने यूएसए के साथ जो भी हमारी टेंशंस चल रही थी उसको खत्म करने की कोशिश करी, इन्होंने यूएसए के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, इन्होंने यूएसए के साथ अपने जो रिलेशंस है उन्हें सुधारने की कोशिश करी मिखाइल गोर्बाचेव ने, और ये काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए, यानी कि काफी सारे चेंजेस लेके आए अपने सोवियत सिस्टम में। इंट्रोड्यूस्ड पेरेस्ट्रोइका और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लासनोस्ट और ओपननेस। अब इन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका अपनाया, यानी कि पेरेस्ट्रोइका में इन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये लेकर के आए, यानी कि इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी थी। हमने देखा लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पे इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमें देखने को मिला। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, इकोनॉमिकल बूस्ट के लिए इन्होंने जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम देनी स्टार्ट करी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे लेके आए, जो स्टेट का कंट्रोल रहा करता था मेजर इंडस्ट्रीज पे, अब स्टेट के कंट्रोल को कम करने की कोशिश करी, यानी कि मिनिमम स्टेट कंट्रोल रहे इसकी कोशिश करी। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, यानी कि जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो, सभी को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी, यानी कि स्टेट का कंट्रोल, स्टेट का इंटरफेरेंस अब उतना नहीं देखने को मिल रहा हमें जितना स्टार्टिंग के टाइम पीरियड पे देखने को मिल रहा था व्लादिमीर लेनिन के टाइम पीरियड पे। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लोगों को थोड़ी फ्रीडम दी गई, इंडस्ट्रीज जो है उन्हें थोड़ी छूट दी गई, लिमिटेड फ्रीडम दी गई, और ग्लासनोस्ट जो है इसमें ओपननेस, यानी कि हम लोग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर के आए, हमने धीरे धीरे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को अपनाना स्टार्ट किया, सिटीजन्स जो है उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करी, और हमने वेस्ट के साथ रिलेशंस जो है वो सुधारने की कोशिश करी। हम वर्ल्ड में अपने आप को ओपन अप कर रहे थे, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जिनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ हम कनेक्शंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शंस बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। His reforms led to the disintegration of the USSR in 1991. अब USSR किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, सोशलिज्म पे। अब सोशलिज्म जो है उसके जस्ट अपोजिट चल रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपननेस प्रोवाइड करी, यानी कि रिफॉर्म्स लेके आए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए, और इसकी वजह से इन्होंने, क्योंकि सडनली इमीडिएटली इन्होंने अचानक से लोगों को इतने सारे राइट्स दे दिए, तो सिटीजन्स जो है उन्हें लगा कि ये सही समय है, हमारे पास राइट्स हैं तो अभी हम अपनी डिमांड्स रेज कर सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, और इसी के चलते 1991
1991 में काफी सारे प्रोटेस्ट होने के बाद यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। बेलारूस, यूक्रेन, ट्रांसकोकेशन एरिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, बाल्कन एरिया की कंट्रीज, ये सब अलग होने लगी यूएसएसआर से और इंडिपेंडेंट कंट्री इन्होंने अपना आप को डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। तो इस टाइप से मिखाइल गोर्बाचेव के सडन और हम कह सकते हैं इमीडिएट रिफॉर्म्स की वजह से, अचानक से इतने सारे रिफॉर्म्स ले आए, अचानक से इन्होंने इतनी ज्यादा ओपननेस प्रोवाइड कर दी, लोगों को फ्रीडम दे दी इतनी ज्यादा, तो उस वजह से क्या हुआ कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिला यूएसएसआर का। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अगर मिखाइल गोर्बाचेव धीरे धीरे सब कुछ करते, यानी कि ग्रेजुअली अगर ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते, धीरे धीरे ओपननेस को अडॉप्ट करते, तो हो सकता था यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। बट इन्होंने क्या किया, काफी सारे रिफॉर्म्स ये अचानक से ले आए, जिसकी वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, लोगों को लगा अभी हमारे पास राइट है तो अभी सही टाइम है कि हम अपनी वॉइस रेज कर सकें। तो इस वजह से प्रोटेस्ट हुए, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स चलाए गए और उसके बाद जो डिसइंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिला यूएसएसआर का। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि सोवियत यूनियन के कौन से मेजर लीडर्स रहे हैं, मेन लीडर्स। व्लादिमीर लेनिन जो है इन्होंने सोवियत यूनियन एस्टैब्लिश किया, और लास्ट लीडर कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनकी वजह से कहा जाता है 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ये हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, सभी मेन लीडर्स को इन डिटेल हमने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।